सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोज लॉन, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उगाई थी और फाटक पर, जिसके एक खंभे की कॉनिक्स टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के दो आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक छोटा सा लकड़ी का नाम प्लेट लगा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंद्र मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमिटे सफेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था AF डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था मिस P डिक्रूज। यही बंगला है। उसे संतोष हुआ। हॉर्न दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो आहते में कुड़कुड़ा रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेह और त्रास से चंद्र की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है। यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने ऊब कर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीबी से क्या कह देंगे? कह देना, पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फांद कर अंदर घुसा। आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी न आई हो। वह बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाला बुन रखा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहां ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फलांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा, बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोंपड़ियां हो। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। ताज्जुब है, यह सन्नाटा, यह मनहूसी और इतनी खुशबू, कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रविशें और बड़े बड़े गुलाब, हर रंग के। वह सचमुच रोज लॉन था। वह बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ों के कटघरे। बेगम बेलिया भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छां थी। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीनी भूल चुका हो, क्योंकि नेस्टर्शियम या स्वीट पी या फ्लाक्स, कोई भी मौसमी फूल ना था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेगम बेलिया थी जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हीं की कांट छांट पर बाग चल रहा था। बागवानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास ना था। चंद्र फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी के लहरों के बजाय उसे फूल के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में
आदमी से जिंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हो। और ऐसा लगता है कि जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपनी दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेज कर रखे हुए हैं कि कई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां कह जाए। पौधे की ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए हुए यह गुलाब, जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, यह अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वह एक नीचे वाली टहनी का आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियाँ और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी। यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली, जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम ज्ञात यौवना की तरह लाज में जो सिमटी तो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटें 7 हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती हैं। और फारस के शहजादे जैसा शान से खिला हुआ पीला गुलाब। उस पीले गुलाब के पास आकर चंदर रुक गया और झुककर देखने लगा। कार्तिक पूनों के चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजुलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलिया के कुंज से छनकर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदर ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, "Here you are. I have caught red-handed today." और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया। अजब रहस्यमय है यह बंगला। एक अव्यक्त भय और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमजोर, बीमार सा, पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदर के दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हाफता हुआ बोला, "रोज रोज यहाँ से फूल गायब होते थे। मैं कहता था कौन ले जाता है?" वह हाफता जा रहा था। "आज मैंने पकड़ा तुम्हें। रोज चुपके से चले जाते थे।" वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूटी जा रही थी। चंदर ने उसे झटका देकर धकेल दिया और डांट कर बोला, "क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया, अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा सुअर।" और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया, धूल झाड़ते उठ बैठा और बड़ी ही रोनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे? तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाय रे मैं। और सचमुच वह जैसे रोने लग गया हो। चंदर ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोक कर बोला, गलत फहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मिस डिक्रूज से मिलने आया था। उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो और अगर विश्वास नहीं करता तो तुम मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमज़ोर ना होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो, मुझे मार डाला। पापी, टामी, अरे दोनों कुत्ते मर गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। क्या है पट्टी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे मार डाला इसने, दौड़ो।
झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खुला। बेदिंग गाउन पहने एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। जबाल संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओह, कोई भी हो, मैं मिस टिक्रू से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीस कर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली की झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बटी इसको, मैं फ़ोन करती हूँ, लड़की ने डांटते हुए कहा। अरे भाई, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। मैं मिस डिक्रूज हूँ। देखिए तो ये खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज़ बदल दी। छी बटी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। तुम तो मुझे बदनाम करा डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी हो गई। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, उसने और भी घबरा कर कहा। माफ कीजिएगा, लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा। मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक नहीं रहता जब से इनकी पत्नी की मौत हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भले आदमी की इज्जत उतार दें, चंद्र ने बिगड़ कर कहा। देखिए, बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंद्र का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहा कर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंद्र चेहरा उठा और उसने हाथ झटक कर कहा, अफसोस आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह सद्य सनाता सहसा सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए बटी, तुम्हारे पीछे मैं बेदिंग गाउन में भाग आई। और बेदिंग गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंद्र ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह 23 बरस की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल। एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वह हल्की, पतली, भूरी और तुरश थी। भागते वक्त ऐसे लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंद्र का कंधा छूकर बोला, माफ करना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में ये गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार है। जब इनका पहले पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? यह मेरी बहन प्रमिला डिक्रूज। ओह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ कीजिएगा, मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है, देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंद्र के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ाकर बोला, पता नहीं मेरे फूल कौन चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे मैं। जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाजा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। चंद्र आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंद्र गया और कमरे में पड़े हुए सोफा पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ चीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फ्लैनेल का फुल पैंट जिसके 2 गेलीज कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे।
होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नजदीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पेंट। वह आई, निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी तब जब उसके होठों पर न केवल बोली अच्छी लगती हो वरन लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की एक आदत थी और चाहे कुछ ना हो, कम से कम वह ये अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़कर। इस वक्त जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है, अपने अपमान के हर्जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रूज, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओहो, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, देखूं? और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियां रख दी। लाइए, लोशन मल दूं मैं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट ना कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और इतने संयत स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी ना कर सकी। और फिर 6 बरस से 60 बरस तक की कौन ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश ना हो जाए। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है? उसने विषय बदलते हुए कहा। यह लीजिए, कपूर ने दे दी। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ कीजिएगा, अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागजों पर नजर गड़ाते हुए कहा। मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में, आर्मी में। लेकिन फिर आप डिक्रूज क्यों लिखती हैं और फिर मिस? क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज को वह फिर तय करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई हैं ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक बिशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उससे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उससे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सिलोन गए थे। वह लड़की बहुत कलाप्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। यह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बाल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी उंगलियां जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े।
वह घर आई और बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बर्टी भी बिगड़ गया और उस दिन से जो इन लोगों में खटकी तो फिर कभी ना बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सार्जेंट को प्यार करने लगी। बर्टी को इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया, उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा। लेकिन बीमारी में बर्टी की बहुत सेवा की। बर्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और वह उसी में मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वह बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता कि वह सार्जेंट को प्यार करती थी। वह कहता है, यह दूसरे को प्यार करती होगी तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला? उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाबों के पेड़ के बीच में बैठा करता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया। वह मर गई और तब से बर्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता है। खैर, जाने दीजिए। आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चलें। चलिए, चंद्र बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नजर आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार कर वे लोग स्टडी रूम में पहुंचे। बड़ा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थीं। 4 कोनों में 4 मेज़ें लगी हुई थीं, जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थीं। एक अलमारी के नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंद्र घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थीं। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा मम्मी, ओह माफ़ कीजिएगा, मिस डिक्रूज। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताजुब है, पम्मी बोली। आपने ट्रेनाली डिक्रूज का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डिक्रूज, जिन्होंने कौशाम्बी में खुदाई करवाई थी। वह तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे, कपूर ने कहा। हाँ वही, वह मेरे सगे नाना थे और वह अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे, और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी, जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्हें ईसाईयत अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर हैं ना, वे हमारे खानदान के अटर्नी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही यह जायदाद हमें दिलवाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगाकर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि यह लड़की, जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थी और तेज इतनी कि 1 घंटा में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली थी। ठीक 1 घंटे बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियां चटखाने के बाद वह कुर्सी खिसकाकर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ रखकर बोली, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ।
लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा अब बिना चाय के, पम्मी एक अल्हड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम निकालकर उनकी गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताजुब है, आपकी इजाज़त हो तो मैं सिगरेट पी लूं? क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई है। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं। घर में अकेले रहती हूँ। सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक नहीं। तलाक के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा ना कि किताबों का मुझे शौक नहीं बिल्कुल, पम्मी बोली। और मैं अपने को आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने घर में बंद रही। मैं और बर्टी, सिर्फ बर्टी से बात करने का मौका मिला। बर्टी मेरा भाई, वो भी बीमार और बूढ़ा। कहीं कोई तकल्लुफ़ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुफ़ी से बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते, तो कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने अपने को अपने बंगले में ही कैद कर लिया है। अब आप ही हैं। आज पहली बार मैंने देखा आपको। मैं समझी ही नहीं कि आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भले मानस ना हों तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगर यही बात हो तो, कपूर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भले मानस के बजाय गलत मतलब निकालना ज़्यादा पसंद करूं। तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी ना मिलूं, पम्मी गंभीरता से बोली। नहीं मिस डिक्रूज, नहीं, आप पम्मी कहिए, डिक्रूज नहीं। पम्मी सही, आप गलत ना समझे, मैं मजाक कर रहा था, कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि यह साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बर्टी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल सना खुरपा लिए आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खिसका कर दी और कहा, आइए। पम्मी उठी और बर्टी के कंधे पर एक हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बर्टी बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमज़ोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बर्टी ने आंखें खोली और बहुत करुण स्वर में बोला, पम्मी, तुम नाराज हो? मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बर्टी का माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए। अच्छा, धन्यवाद। पम्मी, अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पड़ा रहा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था, वह आई थी और पूछ रही थी, बर्टी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट अपनी आंखें ढक ली कि कहीं आंखों का पीलापन न देख ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, सार्जेंट के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था पम्मी? कपूर स्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आंख का इशारा करते हुए कहा, हाँ, हमसे मिली थी वह, लेकिन बर्टी वह सार्जेंट के साथ नहीं गई थी। हाँ, तब? बर्टी की आंखें चमक उठी और उसने उल्लास भरे स्वर में पूछा। वह बोली, बर्टी के ये गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं, पम्मी बोली। अच्छा? मुस्कुराहट से बर्टी का चेहरा खिल उठा।
उसकी पीली पीली आंखें और धंस गई और दांत बाहर झलकने लगे। क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा, ये गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छुप गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में तो नहीं मिली? तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली? बर्टी ने बच्चे के से भोले विश्वास के स्वरों में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बर्टी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया था। बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थीं। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बर्टी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर लीं और कराहती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर वह सहसर तनकर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूं। उसने हाथ की उंगली काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बातें नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू कर दिया और कपूर चुपचाप बर्टी की बातें सोचता रहा। घंटा भर टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें शायद बर्टी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही। फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों? तुम्हें ताजुब क्यों होता? पम्मी ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ, वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रही, फिर जैसे बहुत ही तेजी से बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है। शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफरत है और उस धोखेबाजी के बाद इस झूठ मूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल, ये क्यों मूल्यवान है? इसलिए ना कि इनके साथ बर्टी की जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की जिंदगी में इतना बड़ा ट्रेजेडी आना जरूरी है तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफरत करती हूँ। इसलिए मैं किताबों से नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी को बर्दाश्त करना होता है। पम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। थोड़ी देर बाद उसका तैश उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, बर्टी से ये मत कहना, अच्छा? कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेटकर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले 4 साल में मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना है। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना, कभी यहाँ जरूर आए। आप कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुंचाने चली तो देखा बर्टी एक चमेली के झाड़ में टहनियाँ हटा हटा कर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर पूछा उसने, तुम्हें याद है वह चमेली के झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था।